गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी यानी पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे और तैयारी के क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न अब तक पूछे गए थे उन प्रश्नों को देख रहे थे और पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। बाकी जो भी प्रश्न बच गए थे उन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्त आप जानते होंगे परीक्षा को पास करने के लिए आपकी रणनीति सटीक होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जानकारी तो बहुत हो जाएगी बट परीक्षा पास कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उस काल को वीरगाथा काल किस विद्वान ने, किस साहित्यकार ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसे भी हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है जो इस प्रकार हैं। गियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। मिश्र बंधु जो है प्रारंभिक काल बताते हैं। गणपति चंद्र जो है वो गुप्त प्रारंभिक काल बताते हैं। प्रारंभिक काल को गणपति जी गुप्त प्रारंभिक काल बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल बताया था, जो भी ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा। राहुल संकृत्यायन जो हैं उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। इसी प्रारंभिक काल को राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो बीजवपन काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल को वीर काल कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो इस काल को आदि काल कहते हैं, यानी प्रारंभिक काल को यादि काल कहते हैं। अब आप ये नहीं समझिएगा दोस्त कि इतने सारे नाम हमने बता दिया तो बिना मतलब का बता दिया। आप देखिएगा आगे के प्रश्नों में इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसकी चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? तो अभी हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखा था कि मिश्र बंधु ने दिया। प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने, और यही अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मिश्र बंधु ही जो है प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने ही प्रारंभिक काल कहा है। तो इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों की चर्चा की दोस्त कि आगे इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मिश्र बंधु तथा गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। जो गणपति चंद्र थे इन्होंने भी इसे ही प्रारंभिक काल ही माना है, बट गणपति चंद्र ने हमने देखा कि गणपति चंद्र ने इसे गुप्त प्रारंभिक काल माना है। गुप्त प्रारंभिक काल माना है। यदि ऑप्शन में मिश्र बंधु नहीं मिलता है तो दोस्त गणपति चंद्र भी आप टिक लगा सकते हैं इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी जो आदिकाल का जो नामकरण किया गया है उनमें जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है उनमें से कौन सा गलत है? तो जो बीज विपन काल है जो मिश्र बंधु दिया है ऑप्शन ए में, यही गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु ने यादिकाल को प्रारंभिक काल बताया है। सिद्ध सामंत युग राहुल संकृत्यायन ने कहा, सही है। संधि काल एवं चरण काल राम कुमार वर्मा कहते हैं, ये भी सही है। और चरण काल गियर्सन भी कहता है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये तीन चीजें सही है, बट यहाँ अशुद्ध पूछा था तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो बीजविपन काल जो मिश्र बंधु नाम दिया है, यही आपका रॉन्ग आंसर है, यानी राइट आंसर इस प्रश्न का यही हो जाएगा। और अगर हम इस प्रश्न में देखें कि बीज विपन काल जो है मिश्र बंधु तो यहाँ रॉन्ग है, बट बीज विपन काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज विपन का काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वीर काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उसने वीर काल कहा है। वीर तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? यह प्रश्न पहले भी आया था और 2009 में भी पूछा गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यादि काल को वीरगाथा काल किसने कहा है? फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्त 2011 में, तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। मैंने जो भी प्रश्न थे सबको सम्मिलित किया है ताकि आप देख सके किस प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है और उसको किस तरह से थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ताकि आपकी जो मानसा है वो स्पष्ट हो सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किन के द्वारा दिया गया है? जो सिद्ध सामंत युग बताया गया है यादि काल को, किसके द्वारा? तो राहुल शंकृत्यायन के द्वारा, राहुल शंकृत्यायन के द्वारा। यादि काल को सिद्ध सामंत युग कहा है, यानी यादि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल शंकृत्यायन, राहुल शंकृत्यायन। यह प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो गया है दोस्त, तो समझ जाइए यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो राहुल शंकृत्यायन। तीसरी बार 2017 में यह प्रश्न को पूछा गया है। यादिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? तो राहुल शंकृत्यायन। 2001 में इस प्रश्न को पूछा गया था, यानी 4 बार यह प्रश्न पूछी गई है दोस्त, तो इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनती है। आदिकाल को विज्वपन काल नाम किसने दिया? तो विज्वपन जो नाम दिया गया था आदिकाल को, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। यादिकाल के लिए विज्वपन काल नामकरण किसने दिया? तो नेक्स्ट ऊपर के क्वेश्चन में देखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है दोस्त। आदिकाल को विज्वपन काल कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 3 बार यह प्रश्न हो गया दोस्त, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। निम्नलिखित में कौन सा नाम यादिकाल का नहीं है? यानी जो ऑप्शन में दी गई है वह कौन सा आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गद्य जो काल है यह यादिकाल से संबंधित नहीं है, यानी जो गद्य काल है वह यादिकाल का एक नाम नहीं है। वीरगाथा काल आदिकाल को बताया गया है, चरण काल भी बताया गया है, सिद्ध सामंत काल भी बताया गया है, बट गद्य काल यादिकाल को नहीं बताया गया है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करने के विवेचना किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को किस प्रकार विभक्त किया है? किस प्रकार विभक्त किया है? तो गद्य का जो आविर्भाव था, गद्य का आविर्भाव काल जो बताया गया है 1900 लेकर 1925 तक, 1900 से 1925 ईस्वी तक। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन यानी प्रथम उत्थान काल जो बताया गया है 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन प्रथम उत्थान सनवत 1925 से 1950 ईस्वी तक। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 ईस्वी तक, 1950 से 1975 तक। और गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थी 1975 से अब तक, 1975 से अब तक। यह जो चीज़ें बताई गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताई गई है। दोस्त, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, और यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और पीडीएफ चाहते हैं दोस्त तो कमेंट करना, तो मैं पीडीएफ जो है इस वीडियो का इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि दोस्त पीडीएफ को तैयार करने में, उसको कलर करने में टाइम लगता है, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इसे अपलोड
नहीं करूँगा दोस्त। अगर कमेंट आती है तो मैं इसे अपलोड कर दूँगा, उससे आप रिवीजन कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा है तो पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमगधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जो अर्धमगधी है वो जैन धर्म से और पाली जो है वो बौद्ध धर्म से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची, और जहाँ जैन धर्म का प्रचार हुआ वहाँ अर्धमगधी भाषा पहुँची, यानी जैन धर्म के साथ अर्धमगधी, बौद्ध धर्म के साथ पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश में रास नामक पहले सरल कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1884 ईस्वी है, यानी 1884 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली का प्रकाशन होता है, जिसे विद्वानों ने राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है क्योंकि राज काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया कि दलपति विजय ही खुमान रासों का कवि था। खुमान रासों का कवि का नाम हो जाएगा दलपति विजय। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित जो हिंदी रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास ही है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। 11वीं शताब्दी में चरित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में जो रचित है उसकी लोक भाषा काव्य थी ढोला मारू रात दुहा। ढोला मारू रात दुहा। ढोला मारू रात दुहा। ढोला मारू रात दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा घना पुराना अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जड़कर विस्तार दिया गया था। जो यह 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य था, इसको 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया गया था। शलिभ्रद सूरी की रचना का नाम है। जो शलिभ्रद सूरी है उसने जो रचना की है उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसके रचनाकार का नाम शालिभ्रद सूरी ही है। शालिभ्रद सूरी। शालिभ्रद सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभ्रद सूरी ने की है, यानी जो भरतेश्वर बाहुबली है इसकी रचना शालिभ्रद सूरी ने की है 1184 ईस्वी में। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे, यानी जो शालिभ्रद सूरी थे वो अपने समय के जैन आचार्य तथा अच्छे कवि भी थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है, यानी जो ग्रंथ है उसमें भरतेश्वर तथा बाहुबली नाम का जो कैरेक्टर है उसके चरित्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं तो शालिभ्रद सूरी। शालिभ्रद सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभ्रद सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि थे, यानी शालिभ्रद सूरी जो हैं वो आचार्य भी हैं और उच्च कोटि के कवि भी हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, यानी शालिभ्रद जी की ही रचना है भरतेश्वर बाहुबली, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का
तो पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप जो हैं वही अपभ्रंश कहलाते हैं, और पतंजलि इस शब्द का, इस वर्ड का सबसे पहला प्रयोग करते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य है, अवहट जो भाषा है उससे तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त कि जो अवहट भाषा है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की बीच की कड़ी भाषा है। अवहट भाषा के जो प्रमुख रचनाकार थे उनमें अदहमान, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिषी राज ठाकुर, विद्यापति, ये सारे हैं अवहट भाषा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो सीखा जो शब्द है वो अवहट में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया है। जो अपभ्रंश है उसके प्रवर्ती रूप को ही अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सीखा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य ऐतिहासिककारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि शरदपाद जी हैं। हिंदी के प्रथम कवि शरदपाद जी हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम शरदपाद है। राहुल शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के शरदपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका मूल नाम राहुल भरत था। जो शरदपाद जी हैं उनका मूल नाम राहुल भरत था, और इनके सरहपा, सरोजवर्ज, पद तथा पदवर्ज नाम भी मिलते हैं। यानी राहुल भरत को सरहपा भी कहा गया है, सरोजवर्ज भी, पदम तथा पदमवर्ज नाम भी बताया गया है। वे बौद्ध धर्म के वर्ज्यान और सहज्ञान के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के वर्ज्यान और सहज्ञान के प्रवर्तक थे तथा 84 सिद्धों में से एक थे। इनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। शरदपाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकराचार्य ने दोहा कोश नाम से किया है। दोहा कोश नाम से शरदपाद की रचनाओं का संपादन शंकराचार्य ने किया है, यानी राहुल शंकराचार्य ने किया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्रसूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो गणपति चंद्रगुप्त हैं उसने शालिभद्रसूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। और अभी ऊपर देखा हमने जो राहुल शंकराचार्य थे इन्होंने शरदपाद को, और अधिकांश इतिहासकारों ने शरदपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि बताया है। तो इन प्रश्नों पे दोस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से जो ऑब्जेक्टिव आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहेंगे, जो ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाना दोस्त। हिंदी के इतिहासकारों के मतानुसार शालिभद्रसूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। यानी वह कौन सा इतिहासकार है जिसने शालिभद्रसूरी को हिंदी का प्रथम कवि बताया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। सिद्धों का प्रथम कवि है, जो सिद्ध हैं उन सिद्धों का जो प्रथम कवि है वो सरहपा ही है, क्योंकि सरहपा का संबंध 84 सिद्धों में से एक था। शरदपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी शरदपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने बताया? तो पंडित राहुल शंकराचार्य ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो शरदपा को स्वीकार किया है हिंदी भाषा का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शरदपा जो है वो हिंदी का प्रथम कवि है।
स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं तो सरहपा जो है वह सहजयान के प्रवर्तक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा था। यानी इस काल में अपभ्रंश भाषा की ही बढ़ावा हुई है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावा के कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी तथा निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती है। अतपि इनमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचना किया है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी दोस्त, जो काम की चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा वो यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्रकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। प्रकृताभास हिंदी की बात की जाए तब रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, तब रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। बट यहाँ जो प्रश्न थी और इस प्रश्न में कहा था कि अपभ्रंश नाम दिया है, अपभ्रंश को क्या कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है दोस्त। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से लेकर जो 14वीं शताब्दी है उसे आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य ने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। किसने? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंद को, राजा मुंद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्वाध रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वयंभू देवकृत पौम चरित 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। पौम चरित के जो लेखक हैं स्वयंभू ही हो जाएंगे। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि भी हैं, स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो जो पौम चरित है, पौम चरऊ जो है वही स्वयंभू की कृति है। पौम चरित किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है पौम चिरऊ। इनमें से कृष ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। वो कौन सा ग्रंथ है? तो पौम चरऊ जो ग्रंथ है जिसकी रचना स्वयंभू ने की है, इसी में यह बात लिखी गई है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पौम चरित स्वयंभू कृत चरित्र काव्य है, स्वयंभू कृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट किया है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर
कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी साहित्यत्व की पताका फहराऊंगी, आग आदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्रकाव्य माना जाता है? लौकिक चरित्रकाव्य माना जाता है तो भविष्यत कहा को लौकिक चरित्रकाव्य माना जाता है। लौकिक मतलब संसारिक चरित्रकाव्य माना गया है, तो भविष्यत कहा को। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। यानी भविष्यत कहा का जो रचयिता है वो धनपाल हैं, धनपाल। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति तो पुष्पदंत को भवभूति कहा गया है। पुष्पदंत को भवभूति कहा गया। दोस्त डिफिकल्ट टॉपिक है, एक से दो बार अगर आप रिवीजन करेंगे तभी ये चीज़ें याद हो पाएंगी दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? यानी पुष्पदंत ने किसकी रचना नहीं की है? तो पुष्पदंत ने पौमचरित की रचना नहीं की है। पौमचरित की रचना पुष्पदत्त ने नहीं की है। महापुराण की है, जय कुमार की है और जसहर चिरू की भी रचना की है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाउमचरऊ। और इस पाउमचरी के अगर रचिता को हम जाने तो स्वयंभू है, स्वयंभू है पाउमचरिऊ के रचिता, और इसकी रचिता पुष्पदंत ने नहीं की है। पौमचरित पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचनाएं ऋट नेमिचरऊ तथा स्वयंभू छंद है। ऋट नेमिचरऊ तथा स्वयंभू छंद है स्वयंभू की दो रचना। पुष्पदंत की तीन रचनाएं मिलती है, महापुराण, जय कुमार चरिऊ तथा जसहर चरिऊ। महापुराण, जय कुमार चरिऊ तथा जसहर चरिऊ। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? अब यहाँ पे यह बताना है कि स्वयंभू कवि ने किसकी रचना नहीं की है। तो महापुराण की रचना स्वयंभू ने नहीं की है, क्योंकि महापुराण की जो रचना है ये पुष्पदंत की है। ये रचना पुष्पदंत की है। तो स्वयंभू की रचना कौन कौन सा है? पौमचरऊ, ऋटे नेमिचरऊ और स्वयंभू छंद। पौमचरऊ, ऋटे नेमिचरऊ, स्वयंभू छंद किसकी रचना? स्वयंभू की। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का सृजन करते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया है। यानी जो मुकरी लिखा गया है इसका भी प्रयास सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल, जिसमें ये जो खालिक बारी है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है अमीर खुसरो की। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है तो अमीर खुसरो जी है, जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने का श्रेय दिया जाता है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो अमीर खुसरो जी हैं, जो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का क्या उद्देश्य है? जो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि थे।
उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब तक 20-21 ग्रंथ ही उपलब्ध है। बाकी जो इनकी लिखी हुई ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है। निम्न में से कौन शिलांकित कवि हैं? कौन शिलांकृत कवि हैं? तो राउल वेल को शिलांकृत कवि कहा जाता है। राउल वेल को, यानी जो भाषाएं होती है उससे संबंधित जो कृति होती है उसे शालिंकृत कहते हैं, यानी 1 से 2 भाषा जोड़कर जिस भाषा का विकास होता है। शिलाकृत कृति साउल वेल है। शिलाकृत कृति साउल वेल है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इनकी रचना राउत नायिका के नख सिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउर के सौंदर्य का वर्णन पद में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। रोड़ा नामक कवि साउल वेल के रचयिता माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें स्थान राजस्थानी का प्रथम स्थान है, प्रधान स्थान है राजस्थानी का। राउल गेल किस तरह की रचना है? जो राउल गेल है वो किस तरह की रचना है? तो गद्यपद मिश्रित चंपू है। गद्यपद मिश्रित चंपू है राउल गेल। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में तो उक्ति जो प्रकरण है, उक्ति जो प्रकरण है वही व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। उक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है। दामोदर शर्मा ने उक्ति प्रकरण की रचना की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिए जाने वाला था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। इसी पुस्तक यह सिद्ध करती है कि व्याकरण की ओर भी ध्यान दिया जाता था और उक्ति प्रकरण की रचनाकार जो हैं दामोदर शर्मा हैं। उक्ति यह ग्रंथ है। उक्ति यह ग्रंथ है तो व्याकरण ग्रंथ है। युक्ति व्याकरण ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो युक्ति जो है यही व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल के समय कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ब्रज भाषा जो है वो आदिकाल के समय प्रयोग किया जाता था। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियाँ का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ डिंगल और पिंगल थी। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में, यानी एक शैली थी डिंगल शैली जिसमें वीर रस का प्रयोग होता था और कोमल भाव के लिए पिंगल शैली का। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया, यानी जो पिंगल भाषा थी वो ब्रज भाषा में ही विकसित हो गई और यही आदिकाल की भाषा भी रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन की ब्रज भाषा ही भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। अवधि मध्यकाल की भाषा है। अवधि मध्यकाल, आधुनिक काल खड़ी बोली और आदिकाल ब्रज भाषा, आदिकाल ब्रज भाषा। राशि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जो राशि ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो डिंगल पिंगल भाषा में राशि ग्रंथ लिखे गए हैं। डिंगल पिंगल भाषा में राशि ग्रंथ लिखे गए हैं। चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चरण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य को चरण साहित्य कहा गया है। रासो साहित्य को चरण साहित्य कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों में नहीं है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो 84 सिद्ध में नहीं है, या कौन सी ऐसी जो पुस्तक है ये 84 सिद्धों में नहीं है? तो सरंगार जो है वो 84 सिद्धों में नहीं है। सरंगार। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका प्रकार क्या था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, यानी राजाओं की वीरता का वर्णन जो था आदिकाल के साहित्य में मिल रहा था। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो जो रासो
काव्य था उनमें से कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, कृष्ण लीला से संबंधित चीज़ों का वर्णन नहीं है। वे गाथाकालीन रासों काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन पाया जाता है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया? तो चारण काल कहा है। 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक को गियर्सन ने चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 वर्षों के कालखंड को सर जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल नाम दिया। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों ने कृतियों में गियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से लेकर 1300 ईस्वी उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। कहीं 700 से 1400 तो कहीं 700 से 1300 माना गया है। तो जो ऑप्शन होगा दोस्त उसके अकॉर्डिंग यहाँ टिक लगाना होगा। बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गैस शैली, जो गैस शैली है वो बिसलदेव रासों में प्रयोग किया गया है। बिसलदेव रास तो मूलतः गैव काव्य था। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने की है। बिसलदेव रासों की रचना नरपति नाल ने 1155 में की थी। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ कवि है। आदिकाल का कवि है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासों के रचिता हैं, बिसलदेव रासों के रचिता हैं तो नरपति नाल जो हैं बिसलदेव रासों के रचिता हैं। बिसलदेव रासों के रचिता कौन है? तो बिसलदेव रासों के रचिता नरपति नाल। नरपति नाल बिसलदेव रासों के रचिता हैं। निम्नलिखित रासों ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? तो बिसलदेव रासो जो है प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है, बिसलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णन विषय वीर रस से ना होकर श्रृंगार रस है? तो बिसलदेव रासो जो है वीर रस नहीं श्रृंगार रस को बताता है, वीर रस नहीं श्रृंगार रस को बताता है। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? तो उड़ीसा चला गया था। राजमती से रूठकर जो बिसलदेव है वो कहाँ चला गया? तो उड़ीसा चला गया था। बिसलदेव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। ये सारी बातें बताई गई है इस पुस्तक में। किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है? अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। तो जगनिक का परमाल रासो को, जो परमाल रासो है उसे ही अल्लाह खंड कहा जाता है, परमाल रासो। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। उसमें उत्तर प्रदेश के वीर अल्लाह और उदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा है। यानी इस पुस्तक में, परमाल रासो पुस्तक में वीर अल्लाह और उदल की वीरता की कथा कही गई है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिसे अल्लाह खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित थी। मौखिक परंपरा पर से ही चार्ल्स इलियट ने 1865 में अल्लाह खंड का प्रकाशन कराया। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर डॉक्टर समसुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित की। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित करने का श्रेय समसुंदर दास को जाता है। बट अगर चार्ल्स इलियट की बात करें तो इन्होंने मौखिक परंपरा के आधार पर इस पुस्तक का यानी अल्लाह खंड का प्रकाशन करवाया था। उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो परमाल जो रासो है उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अल्लाह और उदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। वीरगीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं तो जगनिक, यानी जो अल्लाह और उदल नाम की पुस्तक है इसके रचिता का नाम जगनिक है। अल्लाह और उदल नाम के पुस्तक के रचिता का नाम जगनिक है। अल्लाह खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है
काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है, तो परमल रासो जो है अल्लाह खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। परमल रासो का ही नाम है अल्लाह खंड। अल्लाह खंड का दूसरा नाम परमल रासो, यानी परमल रासो कहे तब अल्लाह खंड समझिए, अल्लाह खंड भी कहे तो परमल रासो समझिए, ये दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही है। परमाल रासो का काव्य कृति के कवि नाम है तो जगनिक, यानी परमाल रासो जो काव्य कृति है इसके रचिता का नाम है जगनिक, या अल्लाह खंड भी बोले तब भी उसका रचिता जगनिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाम एक ही पुस्तक की है। अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन परमाल रासो में ही मिलता है। अल्लाह और उदल नामक के जो दो वीर सरदार थे उनका वर्णन परमल रासो जो कृति है उसमें मिलती है। कवि जगनक की रचिता का नाम है तो अल्लाह खंड कहिए या परमल रासो कहिए, कवि जगनक की रचिता है। परमाल रासो के लेखक हैं, परमाल रासो के लेखक हैं तो जगनिक ही हो जाएंगे जो परमाल रासो के लेखक है। यानी यह प्रश्न भी 8 से 9 बार पूछी जा चुकी है दोस्त, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12 बरस बिरहले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, वारिस 18 छत्री जिए आगे जीवन का धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो यह जो विधा है वो अल्लाह विधा की रचना है, अल्लाह विधा की रचना है। ये उपयुक्त पंक्ति जगनित रचित परमाल रासो से ली गई है, जगनित के द्वारा जो रचित है परमाल रासो वहीं से ली गई है। और इस पुस्तक में अल्लाह और उदल नामक की जो दो वीर सरदार हैं उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। वीरगाथा काल के प्रारंभिक प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज रासो। जो वीरगाथा काल थे उस काल का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। यानी पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई जो हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताएं तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का जो नाम है दोस्त, इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक लग रहा है ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर जो है उसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इस प्रश्न को हम बाद में देखेंगे दोस्त। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। खुमान रासो के रचयिता कौन हैं? खुमान रासो, तो दलपति विजय जो हैं वो खुमान रासो के रचयिता हैं, दलपति विजय खुमान रासो। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो जो सिख साहित्य है वो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल बताया गया है 1050 से लेकर 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया है। जो आदिकाल था उसको रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, और ईस्वी थी 1050 से 1375। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया गया है। यानी यही आदिकाल को चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस समय का साहित्यिक मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चरणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में है, यानी आदि काल में है। कौन कौन साहित्य है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चरणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य। संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी की कालाविधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल बताया 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा है, आदिकाल की सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक, 1050 से लेकर 1375 तक। पर यह है दोस्त विक्रम संवत में, विक्रम संवत में। और जो विक्रम संवत है दोस्त, वो जो हमारा आधुनिक कैलेंडर है, इससे 57 वर्ष आगे चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो जो भक्तमाल है वो वीरगाथा काल की रचना नहीं है। भक्तमाल, नाभादास भक्ति काल के कवि थे, नाभादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है, यानी भक्तमाल की रचनाकार नाभादास हैं। पंडित भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। भक्तमाल में जो भक्तमाल जो कृति है, इस कृति में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है भक्तमाल कृति में, और इस कृति के रचनाकार यानी भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो जो नाभादास हैं वो आदिकाल का कवि नहीं है। नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। नाभादास जो हैं भक्ति काल, सगुन भक्ति का विधारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे, अग्रदास जी से शिष्य थे नाभादास। ये तुलसीदास के समकालीन थे और इनका जो समकालीन था तुलसीदास का था। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? रचना आदिकाल की है तो विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली जो रचना है वो आदिकाल की रचना है। पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। सुरसागर भी, बीजक भी और भ्रमर गीत ये सारे भक्ति काल की रचना है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, आदिकाल साहित्य का जो प्रमुख रस है वो वीर रस है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 ग्रंथ की रचना की है विद्यापति ने, 14 ग्रंथ की। इनकी अन्य कृतियाँ जो है वह है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शिव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्वा भक्ति तरंगिनी, विभागसार, वर्षकृत और गया पतना, गोरक्ष विजय। ये सारी जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध रचनाएं हैं विद्यापति की। इस प्रकार इनकी कुल 14 ग्रंथों की संख्या बताई गई है। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट रचना है। जो कीर्तिलता है और कीर्तिपताका जो है वो अवहट भाषा की रचना है। इनकी तीसरी रचना जो पदावली है वह ब्रज भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की रचना है। कीर्तिपताका विद्यापति की ऐसी कृति है जो संपादित होकर प्रकाशित अभी तक नहीं हुई। संपादित तो हुई कीर्तिपताका की, बट अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुई। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? विद्यापति के जो पद हैं वो मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति के पद जो हैं मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्तिपताका जो है विद्यापति की एक ऐसी रचना है जो संपादित तो जरूर हुई पर अब तक प्रकाशित ना हो सकी। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाई? यानी विद्यापति का एक उपनाम भी है मैथिली कोकिल, यह उपनाम उनको किस कृति के लिए मिली है? तो पदावली के लिए मैथिली कोकिल कहा गया है विद्यापति को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिली कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देशील बौना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? देशील बौना सबजन मिठा, यह जो है विद्यापति की युक्ति है, विद्यापति की ही उक्ति है। और प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है जिसका अर्थ है, यानी ऊपर में जो वाक्य था उसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है, यानी विभूषित है? यानी किसे
अभिनव जवदेव भी कहा गया है, अभिनव जवदेव भी कहा गया है, तो विद्यापति को ही अभिनव जवदेव भी कहा गया है। विद्यापति को ही पदावली कृति के अकॉर्डिंग मैथिली कोकिल भी कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अभिनव जवदेव की उपाधि किसकी है, तो विद्यापति की। विद्यापति ने औनवर राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव विशिष्ट एवं मधुर गुण से प्रभावित होकर औनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जवदेव की उपाधि से विभूषित किया। यानी महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जवदेव की उपाधि दी। और मैथिली कोकिल इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। नाथ पंथ के प्रेरणेता कौन है, नाथ पंथ जो है इसके प्रेरणेता कौन थे, तो आदिनाथ जो हैं वो नाथ पंथ के प्रेरणेता हैं, आदिनाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योगों का, नाथ संप्रदाय में हठ योगों का क्या अर्थ है, तो नाथ संप्रदाय में हठ योगों का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, यानी दोनों का योग है। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने वो सारी प्रश्नों को कंप्लीट किया जो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से परीक्षाओं में पूछी गई है। अगर दोस्त वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।